अच्छा, कल हम लोगों ने दो मजीद ऑपरेटर्स ऐड किए थे। एक हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर ऐड किया था और एक और ऑपरेटर ऐड किया था, और दोनों में हमने देखा था कि हमारे पास दो दो ऑपरेंड्स होते हैं इस ऑपरेटर के साथ, इन दोनों ऑपरेटर्स के साथ, और दोनों ऑपरेंड्स का आपस में कंपैरिजन किया जाता है और फाइनली हमारे पास एक बूलियन वैल्यू रिजल्ट में आती है। एक तीसरा ऑपरेटर हमने देखा था निगेशन ऑपरेटर, जो एक यूनरी ऑपरेटर था, यानी कि उस ऑपरेटर के लिए हमें सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत है और उसका भी रिजल्ट हमारे पास बूलियन आता था, ठीक है, या ट्रू या फॉल्स। ठीक है, मजीद हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, उनको आज देखेंगे और फिर हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। अच्छा, ऑपरेटर्स को आगे कंटिन्यू करने से पहले थोड़ी सी कुछ जो कल भी क्वेश्चन आ रहे थे कि हम ट्रू लिख सकते हैं, फॉल्स लिख सकते हैं, अंडर द होड ये वैल्यूज किस तरह से काम करती हैं, तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन क्लियर करूंगा आज कुछ स्टेटमेंट्स लिख के, ताकि आपको आइडिया हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल है ए, ठीक है, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इसके अंदर मैंने कुछ रखा नहीं है, ठीक है। इसके अंदर मैं वैल्यू प्लेस करता हूँ ए इक्वल्स टू ट्रू। तो चूंकि हमने स्टडी किया था ऑलरेडी कि ट्रू मीन्स 1, तो इसको ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ, यू कैन सी कोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं आया। इसको मजीद क्लैरिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे सी आउट कर देता हूँ वैल्यू ऑफ ए इज, और आगे यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, यू कैन सी मुझे बता रहा है कि ए की वैल्यू 1 है। ये बिल्कुल इंटीजर की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे मैंने कल कहा था कि आप इसको एज अ टाइनी इंटीजर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये इंटीजर की तरह बिहेव कर रहा है, इसके अंदर मैंने वैल्यू रखी है, तो इट मींस मैं इसके ऊपर ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो डू लाइन यहाँ पे इंट b इक्वल्स टू a प्लस 1। ए के अंदर ऑलरेडी ट्रू पड़ा हुआ है, मीन्स 1 पड़ा हुआ है, 1 प्लस 1 करूंगा तो आउटपुट में यहाँ पे b की वैल्यू प्रिंट करते हैं, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा अगर यहाँ से यूँ करूँ स्टेटमेंट्स को शॉर्ट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैं पूरा डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करते हैं, वैल्यू ऑफ p इज 2, इसके अंदर 1 था, इसके अंदर भी 1 था, ठीक है। तो यू कैन सी कि ट्रू और फॉल्स लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंडर द हुड उसने बाय ऑल मींस इंटीजर वैल्यूज को यूटिलाइज करना है, ठीक हो गया। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह हमने जो एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर किया था, उसका भी रिजल्ट मैंने कहा था बुलियन वैल्यू आती है। तो अगर मैं यहाँ ट्रू की जगह लिख दूं 5 एंड 2, ठीक है। अब अगेन राइट टू लेफ्ट हमारी एग्जीक्यूशन होगी इस असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से, ठीक है। मैं बाकी डिटेल्स में जाऊंगा, आप सबको पता है, ठीक है। ये जो ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर, इसके पास दो ऑपरेंड्स हैं 5 एंड 2। 5 भी एक ट्रू दी वैल्यू है, ट्रू नहीं है, ट्रू दी है, ठीक है, और 2 भी एक ट्रू दी वैल्यू है, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? ट्रू, और ट्रू 1 होता है तो ए के अंदर 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं ए को जब मजीद 1 प्लस करूंगा तो 2 वैल्यू आ जाएगी, तो मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट सेट के अंदर 2 आना चाहिए। यू कैन सी दिस, ठीक है। इसको थोड़ा जूम भी कर लेता हूं, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि मैं कोई भी ऑपरेटर कहीं भी यूज कर सकता हूँ, मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है, तो वो जो भी ऑपरेटर का डाटा टाइप उसके अकॉर्डिंगली आएगा, और मोस्टली केसेस में मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके अपनी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस पूरे को मजीद सिंप्लीफाई करके एक ही वेरिएबल के अंदर ले आऊँ अपनी स्पेस बचाने के लिए, वेरिएबल ए प्रिंट कर रहा हूँ, ए की वेरिएबल है ए, अब इसके अंदर मैं मल्टीपल ऑपरेशंस करूंगा अगेन। अच्छा, अब आप देखें मैं यहाँ पे करता हूँ ए इक्वल्स टू 10 प्लस 5 एंड 2। अब आपको लग रहा होगा 10 प्लस 5 15 आएगा एक ऑपरेंड, और दूसरा ऑपरेंड 2 आएगा, तो 15 और 2 दोनों ऑपरेंड जो है वो ट्रू दी है, इसलिए एंड का रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगेन इसमें आपको प्रेसिडेंस भी देखना होगा कि अब यहाँ पे अगर आप एक्सप्रेशन देखें तो पहले उसको 10 प्लस 5 करना चाहिए, या पहले उसको 5 एंड 2 करना चाहिए और फिर उसको 10 में प्लस करना चाहिए, ठीक है। तो कल भी मैंने बताया था कि ये जो एंड होता है इसकी प्रेसिडेंस कम होती है हमारे बाकी अरिथमेटिक ऑपरेशन जितने भी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए पहले 10 प्लस 5 करेगा, ठीक है। तो अब इसको रन करेंगे आप,
मेरे पास 10 + 5 क्या आ गया 15, और राइट साइड पे 2, दोनों टू दी वैल्यूज थी, दोनों को AND ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो आंसर आया 1। ठीक है, लेकिन अगर मैं प्रेसिडेंस को ओवरराइड करना चाहता हूँ, यानी मैं अपनी प्रेसिडेंस को चेंज करना चाहता हूँ, आई कैन डू दैट यूजिंग ब्रैकेट्स, जैसे आप मैथमेटिक्स के अंदर करते हो। अच्छा, क्वेश्चन शायद रहीम, आपको क्वेश्चन आपने हैंड रेज किया? तो सर स्क्रीन नहीं शो हो रही थी, अभी हो रही है। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा, अगर सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला एक्सप्रेशन पहले एग्जीक्यूट हो, जैसे मैथ्स के अंदर भी आप जनरली ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी अगर हम ब्रैकेट्स का यूज कर लेते हैं अपने एक्सप्रेशंस के अंदर, हमने अभी से पहले तक ब्रैकेट्स का यूज नहीं किया प्रेसिडेंस को इंक्रीज करने के लिए, प्रायोरिटाइज करने के लिए, तो हम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, इसको ग्रुप कर देता हूँ कि ये एक एक्सप्रेशन है मेरा, प्रोग्राम को बताने के लिए कि भाई ये जो 5 और 2 है, ये दोनों एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी अब ज्यादा हो जाएगी, ये इसको पहले रिजॉल्व करेगा, 5 और 2 दोनों टू दी वैल्यूज है, एंड ऑपरेटर कंपैरिजन करेगा, 1 आ जाएगा, और फिर वो इस प्लस ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करेगा। तो अब प्लस ऑपरेटर चूंकि बाद में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो प्लस ऑपरेटर के लिए एक ये ऑपरेंड है 10, और राइट साइड पे ये पूरा एक ऑपरेंड है। ठीक है, ऑब्वियसली इसकी जो आउटपुट आएगी वो इस प्लस ऑपरेटर का ऑपरेंड बन जाएगी। ठीक है, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, 5 और 2 की आउटपुट कंपैरिजन करने के बाद 1 आएगी। तो लेफ्ट साइड पे 10 पड़ा हुआ है, राइट साइड पे 1 पड़ा हुआ है, ऑपरेटर क्या है प्लस, तो 11 आना चाहिए। ठीक है, ऐड करते हैं, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है 11। ठीक है, इसी तरह अगर मेरे पास कोई हमने और ऑपरेटर पढ़ा था, अच्छा हमने निगेशन भी पढ़ा था। ठीक है, नॉर, उसमें मैंने बताया था वो किसी भी वैल्यू को निगेट करता है। ठीक है, अच्छा वैल्यू निगेट करने से मुराद अगेन आप लोग ट्रूदी और फॉल्सी वाला कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है। अगर मैं यहाँ पे जैसे भी ये वैल्यू 10 है, ठीक है, तो अगर मैं इस 10 को ये ट्रू दी वैल्यू, अगर मैं इसको फॉल्सी में कन्वर्ट करता हूँ, तो मैंने बताया था सी के अंदर अभी तक मेरे पास जो फॉल्सी या फॉल्स वैल्यू है दैट इज 0। ठीक है, तो अभी तो ये 10 जो है, इसमें इस 1 के अंदर 10 ऐड हो रहा है। अगर मैं इसको निगेट कर देता हूँ 10 को निगेशन ऑपरेटर के साथ, कल हमने इसको अप्लाई करके नहीं देखा, अभी मैं इसको निगेट करता हूँ, तो व्हाट इट विल डू, ये 10 को जब निगेट करेगा तो 10 एक टू दी वैल्यू है। ठीक है, तो इसको जब आप निगेट करेंगे तो ये फॉल्सी वैल्यू बन जाएगी, और मेरे पास सी के अंदर फॉल्सी वैल्यू अभी क्या है 0। तो 10 को जब मैं निगेट करूंगा तो ये बाय ऑल मींस क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो ये हो गया 0, राइट साइड पे भी हमने देखा इसका रिजल्ट है 1, तो 0 + 1 होके यहाँ पे 1 आउटपुट आ गई। तो इन अदर वर्ड्स ये जो निगेशन ऑपरेटर है, आप इसको किसी के साथ भी लगाएंगे, अभी तक हमने जितना स्टडी किया है उस नॉलेज के अकॉर्डिंगली हमारे पास वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इवन ये ए की वैल्यू यहाँ से इसको निगेट नहीं करता, ठीक है, यहाँ से मेरे फाइनल आउटपुट क्या आ रही थी 11 आ गई। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करते हुए इसको निगेट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ मैं किसी भी नंबर को निगेट करूंगा तो वो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ए निगेट होके 0 हो गया। सेम अगर मैं बुलियन वैल्यू है 0 थी, उसको मैं निगेट करूंगा तो वो 1 बन जाएगी। ठीक है, बुलियन वैल्यू फॉल्स जो है उसको अगर मैं निगेट करूंगा तो वो रिवर्स होके, यानी वो फॉल्सी वैल्यू है, जब मैं उसको कन्वर्ट करूंगा तो ट्रूदी में कन्वर्ट होके 1 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा इवन अब ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, मैं इसको ब्रैकेट्स के अंदर ऐड करता हूँ। ठीक है, अब ये इसको पहले एग्जीक्यूट करेगा, उसके ऊपर मैं इसके ऊपर मैं दोबारा निगेशन ऑपरेटर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से ए की जो भी वैल्यू आएगी, 11 आती है, 10 आती है, जो भी 11 आती है भी हमने देखा है, तो 11, अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसके अंदर भी हमें प्रायोरिटीज को देखना है, प्रेसिडेंस को देखना है। तो सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी है, इस ब्रैकेट की, तो पहले ये वाला एक्सप्रेशन रिजॉल्व होगा। ठीक है, तो ए के साथ निगेशन लगा हुआ है, तो यहाँ से जो 11 वैल्यू आ रही है वो निगेट होकर क्या बन जाएगी 0। फिर उसके बाद ब्रैकेट वाला पोर्शन रिजॉल्व हो गया, तो फिर जो बायर वाला निगेशन है, इसको इनपुट में क्या मिलेगा, इसको ऑपरेंड क्या मिलेगा 0। ये उस 0 को दोबारा से निगेट करेगा और 1 बना देगा। ठीक है, तो मेरे पास 1 आ गया। तो ये अभी तक हमने जो ऑपरेटर्स किए हैं उनका कॉम्बिनेशन है, उसके अलावा हमने और ऑपरेटर किया था। ठीक है, अब अगर मैं इस पूरी स्टेटमेंट के साथ एक और ऑपरेटर लगा देता हूँ, ये पूरी स्टेटमेंट जो है मेरी अभी तक 11 आउटपुट लेके आ रही है। ठीक है, और मैं इस 11 के साथ क्या देता हूँ, और ये वाला सिंबल और होता है, और इसके साथ मैं कोई दूसरी वैल्यू दे देता हूँ। अब और आपको पता है कि उसमें एक टू दी वैल्यू चाहिए होती है आपको ट्रू रिजल्ट गेट करने के लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 560।
ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली ये सब रिमूव करके सिंपल ए को प्रिंट आउट करता हूँ, ठीक है। अभी जो और ऑपरेटर है, ठीक है, लोएस्ट प्रायोरिटी की वजह से ये सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। इसको मैंने हाई प्रायोरिटाइज कर दिया, ये सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे क्योंकि प्लस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू और ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा तो ये पूरा जो भी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है पोर्शन, ये पूरे का पूरा मेरा लेफ्ट साइड वाला ऑपरेंड बन जाएगा और 560 राइट साइड वाला ऑपरेंड बन जाएगा। ये दोनों में से एक भी वैल्यू ट्रू दी होगी तो मुझे 1 रिजल्ट देगा। तो इन अदर वर्ड, चूंकि 560 बाय ऑल मींस एक ट्रू दी वैल्यू है, तो रिजल्ट बाय ऑल मींस 1 आने वाला है, इस साइड पर कुछ भी आए। वैसे वी नो दैट के इस साइड पे 11 आ रहा था, तो दोनों साइड पे ट्रू दी वैल्यूज है, तो रिजल्ट एक ट्रू दी वैल्यू यानी कि 1 आना चाहिए, ठीक है। तो आई कैन सी 1 हियर, सही है। इवन अगर मैं इसको 0 भी कर देता हूँ, ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाला स्टिल जो है वो ट्रू दी वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है 11, तो फिर भी रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा 1। अच्छा, अब इसका हम वेट नहीं करेंगे, समटाइम्स आपको पता है कि स्लो रिस्पॉन्स करता है। अच्छा, आज हमने इन ऑपरेटर्स के अलावा मैथ्स वाले एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर और नेगेशन जो हमने किया था, उसके अलावा हम 2 ऑपरेटर्स और करेंगे, वो भी मैथ्स के अंदर आप बहुत कॉमनली यूज करते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है। आपको नाम से पता चल रहा है ग्रेटर देन और लेस देन जो ऑपरेटर्स हैं, ये दोनों भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, और ये भी बिल्कुल एंड और ऑपरेटर की तरह, जैसे ये मेरे पास 2 ऑपरेटर्स हैं, बिल्कुल इसी तरह ग्रेटर देन ऑपरेटर और लेस देन ऑपरेटर 2 ऑपरेंड्स का आपस में कंपैरिजन करता है, और कंपैरिजन करने के बाद मुझे एक बूलियन रिजल्ट दे देता है, ठीक है। और बूलियन रिजल्ट क्या हो सकता है, वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, डिपेंड्स आपके ऑपरेंड्स क्या है। यहाँ पे सिंपल मैं एक एक्सप्रेशन लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बूलियन रिजल्ट के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं 2 वैल्यूज का कंपैरिजन करने लगा हूँ। मैं कहता हूँ 5 ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब आपको पता है कि ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ठीक है, और ये कंपैरिजन कैसे करता है, ये राइट साइड आपकी लेफ्ट साइड की वैल्यू को राइट साइड की वैल्यू से कंपेयर करता है, यानी जो लेफ्ट साइड में मेरे पास ऑपरेंड है उसको राइट साइड वाले ऑपरेंड के साथ कंपेयर करेगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगेन स्टोर करना इसका काम नहीं है, ठीक है, वो ये असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से स्टोर हो रहा है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, चाहे ट्रू है चाहे फॉल्स है, तो जब वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा तो वो इस असाइनमेंट ऑपरेटर का राइट साइड बन जाएगा, तो राइट साइड जो है वो उठ के रिजल्ट वेरिएबल के अंदर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो 5 ग्रेटर देन 3 करूंगा तो 5 और 3 का कंपैरिजन करेगा, अगर 5 ग्रेटर है 3 से तो रिजल्ट आ जाएगा ट्रू, अगर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है यानी 5 छोटा होता है 3 से तो रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। जैसे मेरे पास ये ग्रेटर देन ऑपरेटर है, बिल्कुल इसी तरह मेरे पास एक लेस देन का ऑपरेटर भी है, ठीक है। तो मैं ग्रेटर देन भी लगा सकता हूँ, लेस देन भी लगा सकता हूँ, ठीक है। दोनों केसेस में दोनों ऑपरेटर जो हैं अपने राइट और लेफ्ट साइड के ऑपरेंड्स को कंपेयर करेंगे, और जो फाइनल रिजल्ट होगा वो मुझे रिटर्न करके जो भी जगह है जहां मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ वहां पे प्लेस कर देंगे। प्लेस कर देंगे मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको पता हो कि ये एक्सप्रेशन चाहे इस स्टेटमेंट के अंदर आ जाए, चाहे यहाँ पे आ जाए, चाहे यहाँ पे आ जाए, कहीं भी आ जाए, इसका रिजल्ट उस जगह पे प्लेस हो जाएगा। यानी अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसके आगे आके एक प्लस लगाता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ तो कोई मसला नहीं है। जब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा तो इसका रिजल्ट इस जगह पे प्लेस हो जाएगा। अब वो इसका मतलब बाकी स्टेटमेंट का अगर कोई ऑपरेंड बनता है तो ऑपरेंड बन जाएगा, कोई एक्सप्रेशन बन रहा है उसका पार्ट बनना है तो वो बन जाएगा, वट एवर कुछ भी, ठीक है। हम अपना कोड कॉपी करते हैं, काफी स्लो हो रहा है, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। कोड अपना वापस पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो अभी रिजल्ट को प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है। 5 लेस देन 3 ऑब्वियसली ट्रू आना जो है वो फॉल्स आना चाहिए क्योंकि 5 3 से लेस नहीं है। रन करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा चले, इसका वेट करके हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रिजल्ट अगर नहीं भी आ रहा, वी नो दैट यू कैन ट्रस्ट माय वर्ड्स कि ये स्टेटमेंट का रिजल्ट जो है वो फॉल्स आने वाला है, ठीक है। अच्छा, ये ऑनलाइन कंपाइलर है जो हम यूज कर रहे हैं,
ठीक है, जिन लोगों को कंपाइलिंग का आइडिया है। हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं, वैसे काफी पॉपुलर है, मे बी वी कैन ट्राई C++ ऑनलाइन। ठीक है, लेट्स गिव दिस अ ट्राई। यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे, यहाँ पे नीचे रिजल्ट आएगा। उसका इंटरफेस काफी क्लियर है, क्लीन है, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ। हम लोग इसको ट्राई करते हैं। ओके, कोड कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि उससे से चल नहीं रहा। यहाँ पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे रिजल्ट कदरे है जो जल्दी आ रहा है। ठीक है, आउटपुट आई है बस। थोड़ा जूम इन कर ले, नजर नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है जी, इसको जूम कर लेते हैं, इतना काफी है। यस, काफी है। ठीक हो गया। तो रिजल्ट जो है मेरे पास यहाँ पे 0 आ रहा है। ओके, अब अगेन अगर मैं इसको ग्रेटर देन कर देता हूँ तो ऑब्वियसली 5 इज ग्रेटर देन 3, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, यानी अगेन आपने इसको इस तरह से, अच्छा ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब आप लोग प्रोग्रामिंग के अंदर काम कर रहे होते हैं और इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं इनको आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, मैथमेटिक्स की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो आप एक्चुअल कॉन्सेप्ट लॉस कर देते हो कि 5 greater than 3 obviously 3 true आना है। No, it's not like 5 greater than 3. You have to think like a compiler or CPU. Okay, this greater than is an operator. It is taking 2 operands. ये 5 और 3 दो ऑपरेंड्स हैं और ये ग्रेटर देन इन दोनों का कंपैरिजन करेगा। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो मेरा फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, जस्ट लाइक अदर ऑपरेटर्स। तो आपके लिए जहां आपको ग्रेटर देन लिखा हुआ नजर आए, प्लस लिखा हुआ नजर आए, माइनस लिखा हुआ नजर आए, एंड लिखा हुआ नजर आए, या जो भी हमने और ऑपरेटर पढ़ा है, आपके लिए ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आपका जो थॉट प्रोसेस है इसके बिहाइंड वो सेम होना चाहिए कि ये जो है एक ऐसा ऑपरेटर है जिसको 2 ऑपरेंड्स चाहिए, या नेगेशन के केस में एक ऐसा ऑपरेटर है जिसको 1 ऑपरेंड चाहिए और इसने इसके ऊपर कंपैरिजन करना है कि एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो लॉजिक ज़हन में रखें कि ऑपरेटर जब भी आएगा उसके साथ ऑपरेंड्स आएंगे, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। उन ऑपरेंड्स की कोई टाइप्स होंगी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और उस ऑपरेटर का कोई एक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑपरेंड्स हैं, एक ये वाला जो ऑपरेटर है इसका एक्शन क्या है कि इन दोनों को कंपेयर करें, और कंपेयर करने के बाद मुझे ट्रू रिटर्न करे इफ लेफ्ट साइड इज ग्रेटर देन राइट साइड, मुझे फॉल्स रिटर्न करे इफ लेफ्ट साइड इज लेस देन राइट साइड। ठीक है, अब लेफ्ट और राइट साइड जो ऑपरेंड्स है मेरे, अगेन वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं। जैसे मैं ए की जगह यहाँ 5 की जगह यहाँ पे ए भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये जो ए है मेरे पास, दैट इज एक्चुअली अ वेरिएबल। ठीक है, अगेन यहाँ पे वही बात आ जाएगी, सीपीयू इज दैट मच इंटेलिजेंट कि जब वो कंपैरिजन करने लगेगा, ये ऑपरेंड इस ऑपरेटर को देगा तो वो ए की जगह उसको ए की वैल्यू देगा। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे आप समझे कि ए नहीं लिखा हुआ बल्कि ए की जो भी वैल्यू यहाँ से आ रही है। ठीक है, काफी लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है, आई एम नॉट श्योर ए की क्या वैल्यू आ रही है। मैं यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल बी क्रिएट कर देता हूँ, उसके अंदर 10 रख देता हूँ और यहाँ पे बी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब बी ग्रेटर देन 3 का मतलब है 10 ग्रेटर देन 3, तो ऑब्वियसली ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे 1 मुझे आउटपुट में दिख रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो सारे ऑपरेटर्स हैं इनको आज हम यूटिलाइज करेंगे और एक जो है मीनिंगफुल प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उसके लिए हम एक नई स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो स्टेटमेंट्स यानी पढ़ी है वो हमने इस तरह के ये एक्सप्रेशंस पढ़े हैं मैथमेटिकल। ठीक है, उसमें हमने फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स को ऐड किया है और हमने वेरिएबल्स को स्टडी किया है, फिर हमने स्टेटमेंट्स पढ़ी है सी इन और सी आउट। इसके अलावा तो अभी तक हमने कुछ स्टडी नहीं की है। आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को टच करेंगे कि हमने अपने प्रोग्राम के अंदर अगर कोई भी स्टेटमेंट कंडीशनली एग्जीक्यूट करनी है तो वो मैं कैसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। कंडीशनली अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना आप? कंडीशन से मुराद कोई भी मैथमेटिकल कंडीशन हो सकती है या वो लॉजिकल कंडीशन हो सकती है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहूँ कि दिस बी ग्रेटर देन 3 इज अ कंडीशन। ठीक है, कंडीशन कैसे हो सकती है? ये बी 3 से ग्रेटर है। ठीक है, अब अगेन इसके अंदर 2 बातें हो सकती हैं, 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या बी 3 से ग्रेटर है या नहीं है। ठीक है, दैट कैन बी आवर कंडीशन। ठीक है, मैं इसको एक कंडीशन बना सकता हूं कि अगर बी 3 से ग्रेटर होता है तो ये करो, अदरवाइज नहीं करो। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। इस तरह जैसे ये है
5 and 2, ठीक है, ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट बन सकती है कि अगर 5 और 2 का कंपैरिजन जो है वो ट्रू आता है तो एक सर्टन काम किया जाए, अदरवाइज ना किया जाए, ठीक है। तो अभी ये जो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े हैं, इवन जो हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी पढ़े हैं, अरिथमेटिक जिनको आप कहते हैं, प्लस माइनस डिवाइड वगैरह, उनको यूज करके हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे अभी मैं बना के दिखाता हूँ। मैं ये सारा रिमूव करता हूँ और बिल्कुल सिंपल से एक प्रोग्राम लिखता हूँ, int a इक्वल 10, int b इक्वल, अच्छा चले इसमें भी इसको मजीद थोड़ा सिंपल करके डायरेक्ट मैं यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट बना देता हूँ और एक रिजल्ट वेरिएबल बनाता हूँ। int ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है, बिल्कुल मैंने ब्लैंक कर दिया इसको। कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि हमारे पास स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं जो हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं और उनका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है जो सीपीयू अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। तो हमारे पास एक और कीवर्ड अभी नया आ रहा है, जैसे हमारे पास कीवर्ड था इंट, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर था, प्री डिफाइंड था, अंडरस्टूड था। हम ह्यूमन बींग्स और कंप्यूटर के बीच ये अंडरस्टूड है कि जब भी इंट लिखा हुआ आएगा तो इट मींस वी आर ट्राइंग टू क्रिएट सम इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल, ठीक है। इसी तरह हमने फिर सी आउट देखा कि ये भी एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है जिसका मतलब सीपीयू अंडरस्टैंड करता है कि जब भी मैं, और मैं भी अंडरस्टैंड करता हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग, कि जब भी मैं सी आउट लिखूंगा इट मींस आई वांट सीपीयू टू आउटपुट समथिंग ऑन द स्क्रीन। इसी तरह हमने सी लिखा था, इसका मतलब ये था कि आई वांट सीपीयू टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर, ठीक है। अब इसी तरह एक और नया कीवर्ड ऐड हो गया, ठीक है। आप अपनी बेशक जो नेम होगा जिनका बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है प्रोग्रामिंग का, अपने कीवर्ड्स की लिस्ट बना के रखिए और आपको पता हो कि कौन सा कीवर्ड क्या एक्शन परफॉर्म करता है, किस पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अभी जो हम कीवर्ड यूज करने वाले हैं दैट इज इफ, ठीक है। ये कीवर्ड है जिसका अगेन एक स्पेसिफिक मीनिंग है जो सीपीयू अंडरस्टैंड करता है। और एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि मैं दो पार्टीज, जैसे पहले लेक्चर में आपको याद है मैंने कहा था कि दो पार्टीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रही होती हैं, एक इंसान, दूसरी साइड पे कंप्यूटर। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है इसका क्या मतलब है और मैं भी अंडरस्टैंड करता हूँ, इसलिए मैं इस लैंग्वेज में बात कर पा रहा हूँ। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, ये हमारे सीपीयू को इंस्ट्रक्ट करता है कि अब मैं एक कंडीशन पास करने वाला हूँ, ठीक है। और जब भी मैं कंडीशन पास करूंगा उसकी बेसिस के ऊपर दो रिजल्ट्स आ सकते हैं, इधर वो कंडीशन ट्रू हो सकती है या वो कंडीशन फॉल्स हो सकती है, सही है। जब भी आप कंडीशन की बात करते हैं तो वो या ट्रू होती है या फॉल्स होती है। जैसे मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर की बात की, कंपैरिजन ऑपरेटर का रिजल्ट हमेशा बूलियन आएगा, या ट्रू या फॉल्स। इसी तरह ये जो इफ है, इसके अंदर मैं कंडीशन पास करूंगा, उसका रिजल्ट या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, और उसकी बेसिस पे सीपीयू को हम बताएंगे कि सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है या नहीं करनी है। दैट्स इट, दैट्स द होल पर्पस ऑफ दिस इफ। अच्छा, अब इफ कीवर्ड है, इसके साथ हमें सिंटेक्स भी फॉलो करना है, रूल्स फॉलो करने हैं सी लैंग्वेज के कि किस तरह से मैंने अपनी स्टेटमेंट बनानी है। जब भी आप इफ लिखेंगे, इफ के साथ आपको ये वाली दो ब्रैकेट्स लगानी होंगी, ठीक है। क्यों लगानी है, अगेन इट्स पार्ट ऑफ सिंटेक्स, इट्स रूल। जैसे आप इंग्लिश के अंदर आपका रूल है कि आप जब भी कोई नया पैराग्राफ लिखते हैं आप नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं, आप वहीं से स्टार्ट कर दें, यू कैन डू दैट, बट द रूल है कि आपने न्यू पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है, थोड़ा स्पेस देना है। आपने नया सेंटेंस स्टार्ट करना है, आपको पहले वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल लिखना है, दैट्स अ रूल, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जब मैंने इफ स्टेटमेंट लिखनी है तो मुझे ये दो ब्रैकेट्स लगाने हैं, ठीक है। और उसके बाद मुझे इन ब्रैकेट्स के अंदर एक बूलियन वैल्यू देनी है। बूलियन वैल्यू मतलब ट्रू और फॉल्स, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, जब भी मैं इसको ट्रू दूंगा, जब भी मैं इसको ट्रू यहां पे इसके अंदर लिख दूंगा ट्रू, तो ये जो इफ है मेरे पास, ये जो इफ है ये एक सर्टेन एक्शन परफॉर्म करेगा। अगर मैं इसके अंदर फॉल्स दे दूंगा तो फिर ये जो इफ है ये उस एक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। अभी देखते हैं कौन सा एक्शन, किस एक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको प्लस ऑपरेटर के केस में कहा कि वो एक एक्शन परफॉर्म करेगा, एंड ऑपरेटर एक एक्शन परफॉर्म करेगा, तो इफ भी अल्टीमेटली एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, जो डिपेंड कर रहा है
अभी जो जो एक्शन ये परफॉर्म कर रहा है, सिर्फ फर्क इतना है कि वो कंडीशनल है। कंडीशनल मीन्स वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, इस इनपुट वैल्यू के ऊपर। ये वैल्यू यहाँ पे अगर ट्रू है तो इफ अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, अगर ये वैल्यू फॉल्स है तो इफ अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। दैट्स इट, कोई इसमें बड़ी साइंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक्शन जो है वो पास करने के लिए, बताने के लिए इफ को कि एक्शन क्या आपने परफॉर्म करना है, वो एक्शन सिंपल है कि इफ जो है वो सी लैंग्वेज की जो बाकी स्टेटमेंट्स अभी तक हमने स्टडी कर ली हैं, सी इन है, सी आउट है, इंटीजर है, फ्लोट है, डिक्लेरेशन है वेरिएबल्स वगैरह की, वो सारी स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है, ये इफ। अब अगेन अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे ट्रू दे रहा हूँ तो वो एग्जीक्यूट करेगा, अगर मैं ये वैल्यू फॉल्स दे रहा हूँ तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। अब वो जो स्टेटमेंट्स है उनको लिखने के लिए हमारे पास एक रूल है कि हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। आप बेशक इसको नेक्स्ट लाइन पे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, कंडीशनल कोड, ये जो मैंने यहाँ पे सिंपल, जिन लोगों को नहीं पता है, पहले नहीं पढ़ा है, जब हम ये दो लाइन लगा देते हैं इसका मतलब ये होता है कि ये कमेंट है, इसका सी लैंग्वेज के कोड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। यानी कि सीपीयू इन लाइंस को जो इन दो स्लैशेस के साथ स्टार्ट हो रही है इग्नोर करता है सिंपली। ये आप समझ लें कि मेरे साइड नोट्स हैं जो मैं अपने प्रोग्राम के अंदर लिख रहा हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राइट C++ कोड हियर ऑनलाइन सी कंपाइलर, तो ये कोई कोड नहीं है, ये कोई सी लैंग्वेज का कोड नहीं है, ये सिंपल कमेंट्स हैं, साइड नोट्स हैं मेरे लिए एज अ ह्यूमन बीइंग याद रखने के लिए कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मेरा कंडीशनल कोड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कंडीशनल कोड कुछ भी हो सकता है, मैंने भी बताया कि मैंने जो भी अभी तक स्टडी किया है दैट कैन बी कंडीशनल कोड ऑफ माइन, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। इफ सिंपली क्या करेगा, इफ ये देखेगा कि अगर इसको मैंने ट्रू दे दिया तो इन दो ब्रैकेट्स के बीच में जो कुछ भी है उसको जस्ट लाइक नॉर्मल एग्जीक्यूट करेगा। अगर यहाँ पे फॉल्स है तो इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में जितना भी कोड है उसको बिल्कुल ऐसे ट्रीट करेगा जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको इग्नोर करेगा और आगे चला जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं, मैं यहाँ पे भी मैंने लिखा था कि यहाँ पे कोई कंडीशनल कोड है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट, आई एम सिटिंग इनसाइड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट से मेरी क्या मुराद है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स पढ़ी, इंटीजर, फ्लोट, फलाना फलाना, ठीक है, कैरेक्टर भी पढ़ी, बूलियन भी पढ़ी, फिर हमने सी इन स्टेटमेंट पढ़ी, सी आउट स्टेटमेंट पढ़ी, तो अब हम कौन सी स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो इनसाइड का मतलब क्या है कि इफ स्टेटमेंट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये इसकी ब्रैकेट्स है, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ तक जा रही है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, मल्टीपल लाइन्स के ऊपर जा रही है, अभी तक हमने जो की है वो सारी एक एक लाइन के ऊपर खत्म हो रही थी, ठीक है। तो सिटिंग इनसाइड इफ स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगी, जब इफ के साथ ये जो वैल्यू है वो मैं ट्रू पास करूंगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रू वैल्यूज को मिलेगी तो ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, इस ब्रैकेट के अंदर वाले कोड को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये इसको सिंपली इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो अभी मैंने फॉल्स इसको पास किया है, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ये क्या कह रहा है, प्रोग्राम डिड नॉट आउटपुट एनीथिंग, यानी प्रोग्राम की कोई आउटपुट नहीं है। क्यों आउटपुट नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉल्स दिया था, अगर यहाँ मैंने ट्रू दिया होता तो ये वाली आउटपुट आनी चाहिए थी ना, आई एम सिटिंग इनसाइड स्टेटमेंट, ठीक है। इसको मजीद क्लैरिफाई करने के लिए हम प्रोग्राम से पहले लिख देते हैं सी आउट, यहाँ लिख देते हैं वेलकम, ये वेलकम प्रिंट होगा, और यहाँ पे लिख देते हैं सी आउट बाय, ठीक है। अब इसके बीच में, इन दो स्टेटमेंट्स के बीच में जाहिर सी बात है मेरा बाकी प्रोग्राम तो चल ही रहा होगा ना, अगर ये भी प्रिंट हो जाती है, ये भी प्रिंट हो जाती है, तो इट मींस ये भी ऑब्वियसली सीपीयू ने इसको रीड किया, अंडरस्टैंड किया और उसके बाद एग्जीक्यूट किया, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के बाद चूंकि मैंने कहा ये कंडीशनल है तो वो इस कंडीशन को देखेगा, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो ये वाला जो इन दो ब्रैकेट्स के बीच में कोड है उसको एग्जीक्यूट कर दो, अगर ये फॉल्स है इन दो ब्रैकेट्स के बीच में जो भी कोड है उसको इग्नोर कर दो, एग्जीक्यूट नहीं करना। रन करता हूँ, ये देखें पहले वेलकम लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद मैंने कोई स्पेस या लाइन वगैरह नहीं दी है इसलिए, उसके बाद ये नीचे बाय लिखा हुआ है, तो दरमियान वाला कोड सीपीयू ने
रीड किया, अंडरस्टैंड किया, लेकिन उसने देखा है कि ये कंडीशनल है और कंडीशन है फॉल्स, तो इट मीन्स ये वाला इन दो ब्रैकेट्स के अंदर वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करना, उसने नहीं किया। ठीक है, ये हम इससे पहले यहाँ पे एक एंड ऑफ लाइन लगा लेते हैं ताकि आउटपुट थोड़ी सी हमें अंडरस्टैंडेबल लगे। ठीक है, अच्छा अब इस इफ को आके हम फॉल्स की जगह ट्रू कर देते हैं। ठीक है, अब जब मैं ट्रू कर दूंगा तो फिर ये वाला जो कोड है एग्जीक्यूट होगा। अब रन करते हैं। अब देखें, पहले वेलकम लिखा हुआ आया, फिर उसके बाद आई एम सिटिंग इनसाइड इफ स्टेटमेंट, ये वाला आउटपुट। ठीक है, और उसके बाद फिर नीचे बाय, अगेन बाय से पहले भी हम एक एंड ऑफ लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ट्रू मिलेगा तो ये एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, मजीद कुछ टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं जो आपके क्या कहते हैं, हमारे डिस्कशन को इजी कर देते हैं। ठीक है, वो अंडरस्टैंड कर लें। ये इफ एक स्टेटमेंट है और ये जो ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर हम जो वैल्यू देते हैं उसको बोलते हैं पास करना। ठीक है, जब भी मैं बोलता हूँ कि आप इफ को ट्रू पास कर रहे हैं तो इट मीन्स कि यहाँ पे मैं ट्रू लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि मैं एक एक्सप्रेशन पास कर रहा हूँ तो इट मीन्स कि मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन राइट डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, तो पास करना अभी आगे जाके हम इसको मजीद भी एक्सप्लोर करेंगे, इसको पास करना क्यों कहते हैं, लेकिन चूंकि फ्लुएंटली जब हम बात कर रहे होते हैं तो समटाइम्स जो है वो ध्यान नहीं रहता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है प्रोग्रामिंग का। ठीक है, तो उनको शायद ये चीजें कंफ्यूजिंग लगेंगे। जब मैं बोल रहा हूँ कि हम इफ को ट्रू पास कर रहे हैं तो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि मैं इफ के अंदर जो कंडीशन है उसको सिंपली ट्रू लिख रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने के लिए एक कंडीशन चाहिए। ठीक है, तो जो वो जो कंडीशन उसको देनी है, उस कंडीशन देने को कंडीशन पास करना कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ int a equals to 5 plus 10। तो यू कैन अंडरस्टैंड हियर कि ये जो ऑपरेटर प्लस है इसको एग्जीक्यूट होने के लिए दो ऑपरेंड्स चाहिए, तो मैंने इसको दो ऑपरेंड्स दे दिए 5 और 10। ठीक है, जब तक मैं इसको दो ऑपरेंड्स 5 और 10 नहीं दूंगा तो मेरा ये जो प्लस वाला ऑपरेटर है इसकी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ये जो इफ स्टेटमेंट है इसको मुझे दो चीजें देनी है। कौन कौन सी? नंबर 1 कंडीशन, नंबर 2 ये जो है इसको बोलते हैं कोड ब्लॉक। क्या बोलते हैं? कोड ब्लॉक, COD कोड और ब्लॉक। मैं यहाँ पे कमेंट्स के अंदर अगेन आप लोगों के लिए लिख देता हूँ कोड ब्लॉक। ठीक है, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं जहां से ये स्टार्ट होती है और जहां पे ये एंड होती है इसके बीच में जितनी भी लाइंस हो उनको बोलते हैं कोड ब्लॉक। ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है। अगर हम यहाँ पे कह रहे हो देखिए आई कैन क्लोज दिस ऑल्सो, यानी ये सिर्फ मेरी ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए इसको वो क्लोज भी कर देता है, क्योंकि हम क्या करते हैं अपने कोड की छोटे छोटे ब्लॉक्स बना लेते हैं और फिर उस पर जो है फोकस करके काम करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे कोई काम करना था, ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना सारा कोड लिख लिया, नाउ आई डोंट वांट टू फोकस ऑन दिस बिकॉज आई एम ऑलरेडी डन विद दिस पार्ट। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन कोलैप्स दिस, इसको बोलते हैं कोलैप्स करना, कि मैंने इस कोड को कोलैप्स कर दिया फॉर टाइम बिंग। ठीक है, वो इधर ही है, सिर्फ मुझे ये जो ब्राउजर है, जो ये वेबसाइट है वन कंपाइलर, ये मुझे इसको ऑप्शन दे रहा है कि मैं इसको यूं कोलैप्स कर दिया कि मैं इसको देख नहीं रहा, वो इधर पड़ा हुआ है। ठीक है, ताकि मैं अपने बाकी कोड के ऊपर फोकस कर पाऊँ। ठीक है, तो ये जो इफ स्टेटमेंट है इसके अंदर मुझे दो चीजें रिक्वायर्ड होती है। नंबर 1 कंडीशन, जिसकी बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि नेक्स्ट वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है। ठीक है, अब आप लोगों के ज़हन के अंदर इफ की सिंपल डेफिनेशन होनी चाहिए। इफ इज अ स्टेटमेंट व्हिच डिसाइड्स about the execution of provided code block based on the provided condition, that's it। इफ को मैं जो कंडीशन दूंगा, ठीक है, इसको मैं कंडीशन क्यों कह रहा हूं मैं बताता हूं, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, दो ही रिजल्ट होते हैं ना, कंडीशन के दो ही रिजल्ट निकलते हैं, या तो कंडीशन सक्सेसफुली अक्कर हो जाती है या वो नहीं होती है। ठीक है, अभी हमने जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे थे वो सारे हमारे कंडीशंस ही होते हैं। ठीक है, 5 ग्रेटर देन 2 तो ये कंडीशन है, अगर वो 5 2 से ग्रेटर हो जाता है तो ओके, इट्स अ सक्सेसफुल थिंग। ठीक है, ट्रू आ जाएगा। अगर 5 2 से ग्रेटर नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो इफ को मुझे एक कंडीशन देनी है और उस कंडीशन की बेस पे इफ एक कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, तो ऑब्वियसली कोड ब्लॉक भी मुझे ही देना है। अब ये जो कोड ब्लॉक है दैट कैन बी एनीथिंग, इसके अंदर मैं सी लैंग्वेज का कोई भी कोड लिख सकता हूँ। सपोज मैं इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ, यस आई कैन डू दैट।
मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ v इक्वल्स टू 10 प्लस 3 एंड 5 एनीथिंग, जो भी तक मैंने पढ़ा है मैं सब यहाँ पे लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे सीन कर सकता हूँ, यस आई कैन डू सीन एज वेल। इस सीन की वैल्यू लेके मैं सपोज b के अंदर रख देता हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली ये b की वैल्यू जब यहाँ से लूंगा तो ये सारी वैल्यूज ओवरराइट हो जाएंगी, इनका कोई मकसद नहीं रहेगा, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं इसके अंदर सी आउट कर सकता हूँ, मैं ऑलरेडी करके देख चुका हूँ, ठीक है। तो अभी तक हमने जितनी स्टेटमेंट पढ़ी है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स पढ़ी है, सी आउट पढ़ी है, सी इन पढ़ी है, ये तीनों मैंने उठा के अब इस कोड ब्लॉक के अंदर रख दी है, ठीक है। फर्क क्या पड़ा है, ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट कब होगा, जब यहाँ पे मैं ट्रू दूंगा, फॉल्स दूंगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, सही है। सीन को मैं निकाल देता हूँ फॉर टाइम बिंग कि ये मेरे प्रोग्राम को रोक देगा, ठीक है। ये भी मुझे नहीं चाहिए, फिलहाल सी आउट से काम चलाता है, ठीक है। अब मैंने ट्रू पास किया तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, अब इस कंडीशन के ऊपर बात करेंगे कि ये जो कंडीशन है ये भी मैंने डायरेक्टली दे दी है, ठीक है। अब इसको भी आपने बिल्कुल बाकी जो सी का हमने प्रोग्राम लिखे हैं पहले उसके साथ आपने इसको रिलेट करना है कि मैं जैसे यहाँ पे ए के अंदर वैल्यू दे रहा हूँ 5 प्लस 10, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता था a प्लस 10, ए को खैर अभी तो ये बना ही नहीं है। अगर मैं नीचे वाले स्टेटमेंट में आऊँ, इंट v इक्वल्स टू, मैं यहाँ अगर लिखता हूँ 2 प्लस 3, ठीक है। अब ये दो मैंने डायरेक्ट वैल्यूज दे दी हैं, डाटा वैल्यूज दे दी हैं, लेकिन इस 3 की जगह मैं वैल्यू a से भी तो ले सकता हूँ, ठीक है। इस 2 की जगह वैल्यू मैं अगेन a से ले सकता हूँ, ठीक है। या इसके अंदर मैं जो है अपना एक और ऑपरेटर भी ऐड कर सकता हूँ -3, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे कुछ भी लिख पा रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह मैं इस इफ के अंदर डायरेक्टली ट्रू लिख रहा हूँ अगर, तो मैं इस ट्रू के साथ +1 भी लिख सकता हूँ, -3 भी लिख सकता हूँ, प्लस a भी लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई b भी लिख सकता हूँ, एनीथिंग, ठीक है। तो पता ये चला कि ये जो इफ है इसको मैंने एक ऐसा एक्सप्रेशन या ऐसा स्टेटमेंट पास करना है जिसका रिजल्ट ट्रूदी या फॉल्सी वैल्यू आनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। जो इफ है उसको यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो या ट्रूदी हो या फॉल्सी हो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो देन आई कैन पास 5 ओनली, 5 इज द ट्रूदी वैल्यू। इसको रन करते हैं, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, आउटपुट आ गई है। क्यों? 5 एक ट्रूदी वैल्यू था, लाजमी नहीं मैं इसको बूलियन पास करूं, ठीक है। तो जैसे मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर में कहा था कि ट्रूदी और फॉल्सी रिजल्ट आता है, ठीक है। उसमें खैर वो तो बुलियन रिजल्ट आपको देता है, लेकिन उसमें मैंने कहा था कि हम ट्रूदी और फॉल्सी जो है वो एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह इफ स्टेटमेंट को ये जो कंडीशन मैंने पास करनी है दैट कैन बी एनीथिंग व्हिच कैन एक्चुअली प्रोड्यूस अ ट्रूदी और फॉल्सी वैल्यू, जिसकी बेसिस पे इफ डिसीजन ले सके कि नेक्स्ट कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है या नहीं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे 0 भी दे सकता हूँ। व्हाट डज 0 मीन? फॉल्सी वैल्यू ना, तो इसका मतलब अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, अब देखें वेलकम आया, उसके बाद ये वाला आउटपुट नहीं आया, ठीक है। तो अभी तक हमने जितना स्टडी किया, प्लस माइनस डिवाइड एंड ग्रेटर देन लेस देन, मैं सब उठा के यहाँ पे विदाउट एनी हेजिटेशन लिख सकता हूँ एंड इट विल वर्क, ठीक है। सिर्फ इफ को कंसर्न ये है कि जब वो उस लंबी चौड़ी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तो फाइनली आउटपुट क्या आएगी, ठीक है। अब वो आउटपुट आप एक वेरिएबल से दे दें, एक फिक्स वैल्यू डायरेक्टली दे दें, जैसे मैंने 0 दे दी है, ठीक है। या आप कितना लंबा एक्सप्रेशन लिखें जिसके अंदर 40 जो है वो ऑपरेंड्स हो और 15-20 ऑपरेटर्स हो, तब भी कोई मसला नहीं है। इफ ने तो ये देखना है कि वो पूरी जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होने के बाद मुझे वैल्यू क्या दे रही है, ट्रूदी और फॉल्सी। ट्रूदी, ओके लेट्स एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक, फॉल्सी ओके लेट्स इग्नोर दिस ब्लॉक, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक्सप्रेशन देके देखते हैं डिफरेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन देता हूँ 5 ग्रेटर देन 3 या 2 जो भी, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि ये 5 ग्रेटर देन 2, अगेन अब आपने इसको एज जो है ना वो फॉर ग्रांटेड स्टेटमेंट पढ़ना। अच्छा यार, ये तो सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है, अगर 5 2 से बड़ा है तो नेक्स्ट ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दो। नो, आपका अगेन माइंडसेट जो है वो उस तरह से काम करना चाहिए क्योंकि इफ जो है उसको एक वैल्यू चाहिए जिसकी बेसिस पे उसने डिसाइड करना है नेक्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होना है या नहीं। अब वो जो वैल्यू आ रही है ना, दैट इज नॉट अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू, दैट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम एन एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास, एक ऑपरेटर है ग्रेटर देन वाला जिसको मैं 2 ऑपरेंड्स दे के बैठा हूं, वो उन दोनों ऑपरेंड्स को कंपेयर करेगा और एक रिजल्ट आउटपुट में यहाँ पे प्लेस करेगा। तो 5 और 2 को जब हम ग्रेटर देन को देंगे वो कंपेयर करेगा लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को राइट साइड वाली
वैल्यू के साथ, ये लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड को राइट साइड वाले ऑपरेंड के साथ, तो रिजल्ट क्या आएगा, 5 2 से ग्रेटर है, रिजल्ट ट्रू आएगा, तो यहाँ पे ट्रू प्लेस हो जाएगा। ठीक है, जब ट्रू प्लेस हो जाएगा तो इट मींस इफ स्टेटमेंट को ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, जब इसको ट्रू मिलेगा तो ये नेक्स्ट ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसने एग्जीक्यूट कर दिया, इफ स्टेटमेंट रन हो गई है। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मजीद जो है ना वो आगे लेके चलते हैं। 5 इज ग्रेटर देन 2, अब मैं कहता हूं एंड 3 ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब अगेन आपको प्रेसिडेंस का पता होना चाहिए। एंड ऑपरेटर की प्रेसिडेंस मैं पहले कह चुका हूं सबसे लोएस्ट होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो जो है वो ऑपरेटर्स बच जाते हैं इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर, एक ये वाला ग्रेटर देन, एक ये वाला ग्रेटर देन। ठीक है, अगर मैं सेम रूल अप्लाई करता हूँ यार कि ये राइट टू लेफ्ट ही एग्जीक्यूट होने वाला है सपोज, ठीक है, तो पहले ये 3 ग्रेटर देन 1 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर 5 ग्रेटर देन 2 को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो एक लेफ्ट साइड का ऑपरेंड बनेगा, एक राइट साइड का ऑपरेंड बनेगा। वो दोनों ऑपरेंड किसके बनेंगे, इस एंड ऑपरेटर के। जब उसके ऑपरेंड्स बनेंगे तो फिर एंड डिसाइड करेगा कि फाइनल रिजल्ट ट्रू आना है या फॉल्स आना है। सही है, तो अब आप बताएं 5 ग्रेटर देन 2 का आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, क्योंकि 5 2 से ग्रेटर है। इसी तरह फिर उसके बाद 3 ग्रेटर देन 1 का आउटपुट क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि 3 1 से ग्रेटर है। तो लेफ्ट साइड पे भी ट्रू वैल्यू आ गई, राइट साइड पे भी ट्रू आ गई। एंड के केस में लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों साइड पे ट्रू होता है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आता है, ट्रू। ठीक है, जब दोनों साइड पे ट्रू का फाइनल रिजल्ट ट्रू आएगा तो इफ स्टेटमेंट को इस पूरी स्टेटमेंट का आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू। ठीक है, अगेन जैसे मैंने बोला कि इफ को कोई कंसर्न नहीं है, यहां पे आप अंदर क्या रख के बैठे हो, इफ को कंसर्न ये है कि मुझे एट द एंड ऑफ डे क्या मिल रहा है। ठीक है, अब वो एक लंबे चौड़े एक्सप्रेशन से मिले या डायरेक्ट वैल्यू से मिल जाए। ठीक है, इसको ट्रू मिला, इसने नेक्स्ट ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये स्टिल आई एम सेटिंग वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। अच्छा सपोज मैं कहता हूं इस पूरे को यहां से निकाल के मैं यहां पे एक वेरिएबल बना देता हूं, सपोज इफ अंडरस्कोर कंडीशन, कि ये एक वेरिएबल का नाम है, ये से आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जैसे एबीसीडी वेरिएबल का नाम है, आई कैन यूज एनी इंग्लिश वर्ड और कैरेक्टर टू नेम माय वेरिएबल्स। ठीक है, अगेन उसमें कुछ रूल्स हैं, वो हम स्टडी कर लेंगे, इतने वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसका रिजल्ट किस में जा रहा है, इफ अंडरस्कोर कंडीशन वेरिएबल में जा रहा है। ठीक है, ये अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं आप उस वेरिएबल का नाम सी भी रख सकते हैं फॉर टाइम बी। ठीक है, तो अब इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो सी वेरिएबल के अंदर आएगा। यहां तक हमने ये सारा काम दर्जनों दफा भी कर लिया है, सी को हमने आउटपुट करके देख लिया। तो अब मैं यहाँ पे इफ के अंदर सिंपली अगर सी लिख दूं तो इसका मतलब है कि ये सारा कोड पहले एग्जीक्यूट होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो सी में प्लेस होगा, फिर सी यहाँ पे आगे प्लेस होगा। अब सी के अंदर अगर ट्रू की वैल्यू आती है यानी कि 1 आता है, क्योंकि मैंने इसको इंटीजर डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर इसकी फॉल्स वैल्यू आती है 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इफ जो है वो ट्रू की फॉल्स वैल्यूज के साथ काम करता है, तो दैट कैन बी। और वैसे इसका जो फाइनल रिजल्ट है, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें एंड ऑपरेटर है और सबसे लास्ट में ये एग्जीक्यूट होना है, और एंड ऑपरेटर बूलियन रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, तो मैं इसकी टाइप बूलियन भी कर सकता हूँ, डजंट मैटर। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, देखिए ये स्टेटमेंट ट्रू थी, ये वाली पूरी स्टेटमेंट, इसका आउटपुट ट्रू आई, सी के अंदर ट्रू आया, यहाँ पे ट्रू गया, इसको कंडीशन मिल गई, इसने कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट फॉल्स कर देते हैं, सपोज 3 ग्रेटर देन 1 की बजाय 3 ग्रेटर देन 10 कर देते हैं, तो अब ये स्टेटमेंट होगी फॉल्स, इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स। तो सी के अंदर क्या मिलेगा, फॉल्स। इफ को क्या मिलेगा, फॉल्स। जब इसको फॉल्स मिलेगा तो ये क्या करेगा, इस कोड ब्लॉक को कंप्लीटली इग्नोर मारेगा। रन करते हैं, इसने कोड ब्लॉक को इग्नोर किया, आउटपुट में ये कोड ब्लॉक नहीं आया। ठीक है, इस कोड ब्लॉक के अंदर जैसे मैंने कहा है कि मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, तो मैं यहाँ पे इसको 5 टाइम्स भी लिख देता हूँ। ठीक है, और ये स्टेटमेंट समहाउ मैं ट्रू कर देता हूँ, 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, लेकिन जितना दफा मैंने लिखा उतनी दफा आ रहा है। ठीक है, वो अलग अलग लाइन है, इसके लास्ट में अगर हम ये एंड एल लगा देते तो जरा बेहतर आउट आ जाती, इस तरह से नहीं। ठीक है, ये देखिए, तो डजंट मैटर कि मैं इसके अंदर क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई भी एक्सप्रेशन इसके अंदर मजीद जो भी मैंने कहा ना, आपने जो भी तक पढ़ा है वो आप इस कोड ब्लॉक के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको कोलैप्स किया, अनकोलैप्स किया, आई कैन रीड इट, आई डोंट वांट टू रीड इट,
तो क्या मैं इसको यूं भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आज हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ी है इफ, जिसके दो पार्ट्स हैं, एक कंडीशन जो मैं इसको कंडीशन दूंगा जिसकी बेसिस पे वो डिसाइड करेगा, और एक कोड ब्लॉक जो सिंपल जो है वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है, ठीक है। तो कंडीशन की बेसिस पे इफ स्टेटमेंट डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब इससे मैं एक मीनिंगफुल प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको इसका एक्चुअल यूज केस पता चल जाए, ठीक है। और फिर इसके ऊपर हम ट्राई करेंगे, असाइनमेंट्स करें, और उससे आपको मजीद यूज केसेस पता चलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये पूरा प्रोग्राम मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ सपोज, ठीक है। अच्छा, अब सपोज कर लें कि हमने कैसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हमने यूजर से इनपुट में एज लेनी है, ठीक है। उसकी एज पूछनी है व्हाट इज योर एज, ठीक है। और उसके बाद हमने उसको आउटपुट में एक मैसेज प्रिंट करवाना है बेस्ड ऑन हिज एज, ठीक है। जो भी उसकी एज है उसकी बेस के ऊपर हमने एक मैसेज आउटपुट में प्रिंट करवाना है, डिफरेंट एजेस के लिए डिफरेंट मैसेज होगा, ठीक है। वो कंडीशन अभी हम यहाँ पे सोच के बना लेते हैं कि डिफरेंट एजेस के लिए क्या मैसेज होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे एज इनपुट में लेनी है, तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ एज, ठीक है। अभी तक मैंने जो है वो स्टडी पर्पस के लिए ए बी सी डी और एक्स्ट्रा वेरिएबल्स के नाम रखे थे, लेकिन जब हम रियल प्रोग्रामिंग करते हैं, रियल कोड लिखते हैं, तो हम अपने वेरिएबल्स के नाम जो होते हैं वो मीनिंगफुल रखते हैं, ताकि उनको देखते ही हमें पता चल जाए कि व्हाट दिस वेरिएबल एक्चुअली कंटेन्स इनसाइड, ठीक है। तो अब ये वेरिएबल का नाम पढ़ते ही मुझे पता चल रहा है कि दिस वेरिएबल इज गोइंग टू होल्ड एज ऑफ सम यूजर, सम पर्सन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले प्रोग्राम को ह्यूमन इंटरैक्टिव रीडेबल बनाने के लिए सी आउट करता हूं, सी आउट प्लीज एंटर योर एज, आगे कॉलन लगा के स्पेस दे देता हूं, ताकि उसके बाद जब यूजर अपनी एज एंटर करे तो उसको स्पेस थोड़ा सा दिखे, ठीक है। और सी इन लगा के मैं एज वाले वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर दूंगा, ठीक है। तो सिंपल, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके डिफरेंट टूल्स होते हैं और उन टूल्स को यूज करके आप कोई फाइनल प्रोडक्ट क्रिएट कर लेते हो। तो अभी हमारे पास कुछ टूल्स आ गए हैं, हमारे पास डिक्लेरेशन वाला टूल आ गया है, सी आउट हमारा एक टूल है, सी इन हमारा एक टूल है, इफ स्टेटमेंट हमारा एक टूल है। तो हम इन सारे टूल्स को यूज करके अब एक मीनिंगफुल प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपका थॉट प्रोसेस बैक ऑफ द माइंड वही रहे जो आप उस टूल के साथ बिल्कुल रॉ चीजें कर रहे थे, ठीक है। तभी आपको प्रोग्राम की समझ आएगी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि यार अच्छा ये एक प्रोग्राम है जो स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए राइट डाउन किया जा रहा है जो हमारी अभी रिक्वायरमेंट है, तो फिर थोड़ा सा वो माइंड सेट जो है उस तरह से उसको एक्सेप्ट नहीं करता बाकी प्रोग्राम में जब आप लॉजिक लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो माइंड सेट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, दैट्स अ सिंपल सी आउट स्टेटमेंट, दैट्स इट, इसने ये मैसेज प्रिंट करना है, ठीक है। ये क्या प्रिंट कर रहा है, दैट मेक्स अ डिफरेंस। ये जो प्रिंट कर रहा है वो एक्चुअली इस प्रोग्राम को इंटरैक्टिव बना रहा है। अदरवाइज एज अ प्रोग्रामर मेरे लिए इट्स जस्ट अ सी आउट स्टेटमेंट एंड आई कैन राइट एनीथिंग इनसाइड, ठीक है। जब मैं एज अ प्रोग्रामर इसको रीड करता हूँ ना, फॉर मी इट्स अ ब्लाइंड स्पॉट, मैं इसको रीड ही नहीं करता हूँ। फॉर मी इट्स अ सिंपल स्ट्रिंग, इट्स अ सिंपल टेक्स्ट विच यू आर एक्चुअली स्पिटिंग आउट ऑन योर स्क्रीन, दैट्स इट। मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता है, क्योंकि मुझे पता है सी आउट के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। सी इन के बाद जब मैंने एक वेरिएबल देखा तो मेरे लिए सिंपल एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैं एक वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, दैट्स इट। लेकिन दूसरी साइड पे एज एन एंड यूजर आई कैन अंडरस्टैंड कि अब एंड यूजर को ऐसे लगेगा कि वो प्रोग्राम मेरे से एज मांग रहा है, तो वो एज इनपुट करेगा, ठीक है। तो दोनों साइड्स को आपने अंडरस्टैंड करना है, सेपरेट रखना है बिल्कुल, एज अ प्रोग्रामर और एज एन एंड यूजर, ठीक है। तो एंड यूजर की रीडेबिलिटी के लिए मैंने अच्छे से ये लिख दिया, इवन यहाँ स्पेस भी डाला ताकि उसको बिल्कुल वो साथ चिपका हुआ ना दिखे, बुरा ना दिखे, ठीक है। और एज ए प्रोग्रामर मैं कह रहा हूँ कि आई एम इग्नोरिंग दिस पार्ट, कि मेरे लिए ये सिंपल एक स्ट्रिंग है, आई एम इग्नोरिंग दिस पार्ट, मेरे लिए सिंपल एक वेरिएबल है, ठीक है। ओके, इनपुट ले लिया। अब इनपुट लेने के बाद मैंने अगर उसको डिफरेंट मैसेजेस प्रिंट करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरियाज, डिफरेंट कंडीशंस, तो राइट में मेरे ब्रेन में जो सबसे पहली चीज आती है कि मैं कौन सी स्टेटमेंट यूज कर सकता हूँ, इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब इफ स्टेटमेंट मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखूंगा, पहला पार्ट ये ब्रैकेट वाला जिसके अंदर मैं कंडीशन पास करने वाला हूँ, और ये दूसरा पार्ट कोड ब्लॉक वाला जिसके अंदर मैं अपना प्रोग्राम लिखूंगा जो मैंने आउटपुट कराना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं एज की बेसिस के ऊपर उसको डिफरेंट मैसेजेस स्क्रीन पर प्रिंट कराऊं, ठीक है। अच्छा, किस तरह के मैसेजेस, फॉर एग्जांपल अभी हम खुद से कुछ भी बना सकते हैं। मैं कहता हूँ सपोज हम ये प्रोग्राम में आउटपुट दिखाते हैं,
अगर जो यूजर अपनी एज दे रहा है वो एज अगर बिलो एक सर्टेन वैल्यू है, लेट्स सो 15 से बिलो है, तो वी कैन से यू आर टू यंग। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं एज लेस देन 15। अगर उसकी एज 15 से लेस है तो मैं उसको एक सर्टेन मैसेज आउटपुट कराना चाहता हूं, सी आउट हे यू आर टू यंग, डन, मैसेज चला गया। ठीक है, ये मेरी एक कंडीशन है। ठीक है, मैं एक मीनिंगफुल मैसेज प्रिंट कर रहा हूं। अच्छा, दूसरा मैसेज क्या प्रिंट कर सकता हूं, इसी को कॉपी करता हूं, दोबारा नहीं लिखूंगा, अपना टाइम सेव करूंगा, नीचे आके पेस्ट करता हूं, और अब मैं कहता हूं अगर उसकी एज लेस देन 30 है, ठीक है, लुक्स लाइक अ मैन, ठीक है, कुछ भी लिख सकता हूं। अभी मैं सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहा हूं कि अच्छा मैं कंडीशंस को कैसे यूज कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि अगर वो बिलो 15 है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ओके फाइन। अगर वो बिलो 30 है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ओके फाइन। ठीक है, अगर उसके अलावा भी मैंने कोई मैसेज प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन एक चीज आप अंडरस्टैंड करें, अगर सपोज मैंने वैल्यू दे दी 40, ठीक है, तो यहाँ पे ना ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ना ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, क्योंकि एज 40 जो है वो लेस देन 15 नहीं होगी, 40 लेस देन 30 भी नहीं होगी। तो मैं एक जनरल स्टेटमेंट भी यहाँ पे लिख देता हूं, इसी को कॉपी पेस्ट करके, जो बाय ऑल मीन्स चले। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं चलते हैं तो एक ऐसी स्टेटमेंट जो इन दोनों के अलावा भी एग्जीक्यूट हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ स्क्रीन पे कुछ ना कुछ आउटपुट तो आए। यूजर ने अगर अपनी एज दी है तो उसके बाद मैं उसको कुछ तो कहूँ, ऐसा नहीं है कि वो यंग नहीं है और वो जो है ना 30s एज में नहीं है तो मैं फिर उसको कुछ भी नहीं कह रहा। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या कंडीशन लगा सकता हूँ, व्हाट आई कैन से ओके, अच्छा 15 से छोटा भी नहीं है, 30 से छोटा भी नहीं है, तो फिर उसके अलावा उसकी जो भी एज है, यानी कि एनी एज अबव 30। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं 30 की जगह इसको 29 कर देता हूँ। 29 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लेस देन 30 में तो 30 भी नहीं आएगा ना, अगर वो 30 देगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी 30 इज नॉट लेस देन 30, 30 इज एक्चुअली इक्वल टू 30, राइट। तो इट मीन्स ये 29 तक काम करेगा। ठीक है, तो मैं अब कह रहा हूँ कि 29 से ऊपर है तो उसको मैं कह देता हूँ हे यू आर वेलकम, कुछ भी, बस सिंपल मैं भी कुछ भी लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखें तो मैंने ऑलमोस्ट सारी एजेस को कवर कर दिया है। अगर एज बिलो 15 है यू आर टू यंग बोल दिया, या यहाँ पे हम लेस देन 10 वाले भी करके कह सकते थे हे बॉय। ठीक है, इस तरह कुछ भी करके, तो मैंने यहाँ पे लेस देन 15 कवर कर दिया, फिर 15 से 30 वाले 29 वाले यहाँ पे कवर कर दिए, और 29 से ऊपर जो भी एज है आपकी, अब आपकी एज चाहे 100 है कुछ भी है तो आपको लिखा हुआ आएगा यू आर वेलकम। ठीक है, सिंपल कुछ भी हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी इफ स्टेटमेंट की मदद से अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ पार्ट्स को कंडीशनली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी जो हमारा ये पार्ट है ये तो बेसिकली आप देखें एक एक स्टेटमेंट है, इसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती है। ठीक है, मैं ये भी कह सकता हूँ अच्छा अगर यूजर की एज बिलो 15 है तो आप उससे ना अब उसका जेंडर पूछें, और अगर उसकी एज बिलो 30 है तो फिर जेंडर ना पूछें। ठीक है, तो जेंडर पूछने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और सीन स्टेटमेंट चाहिए। पूछना मतलब उससे इनपुट लेंगे आप कि व्हाट इज योर जेंडर, मेल और फीमेल, टाइप एम फॉर मेल और एफ फॉर फीमेल, इस तरह करके मैं उसको पहले एक सी आउट स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ। तो आप सिर्फ इस वाले ब्लॉक के अंदर, इस इफ के ब्लॉक के अंदर आप आके यहाँ पे वो सीन स्टेटमेंट्स लिखेंगे, बाकियों के अंदर नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, मेरा सेम प्रोग्राम है, बाकी किसी एज के यूजर से वो उसका जेंडर नहीं पूछेगा, लेकिन बिलो 15 वालों से वो उनका जेंडर पूछेगा। ठीक है, फिर जेंडर की बेस पे आगे मजीद मेरे पास मेल फीमेल दो वैल्यूज हैं, तो आई कैन अगेन चेक कि अच्छा मेल के केस में मैंने क्या करना है, फीमेल के केस में मैंने क्या करना है। तो मे बी इसके अंदर मैं एक और इफ कंडीशन भी लगा सकता हूँ, डजंट मैटर। आपका कोई भी प्रोग्राम किसी भी जगह यूटिलाइज हो सकता है, इट डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है,
फिर अभी इसकी हम मजीद एग्जांपल जो है वो इन डिटेल करेंगे कि किस तरह इस कोड ब्लॉक के अंदर हम मजीद कोड राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, चाहिए ये कोड थोड़ा ज्यादा है, शायद अभी ये थोड़ा स्लो चलेगा। अच्छा, आ गया, प्लीज एंटर योर एज। तो आई वुड से, अच्छा खैर उसने दे दिया है, टाइम आउट भी हो गया है वो, आई एम नॉट श्योर, दोबारा ट्राई करते हैं। हम्म, हम्म, ये टाइम आउट हो रहा है, मीन्स कि ये कोड काफी ज्यादा है इसके लिए एग्जीक्यूट करना। ठीक है, नॉर्मली ये ऑनलाइन हम छोटे कोड एग्जीक्यूट करते हैं, बट आई विल ट्राई के कल हम जब सेशन करें तो एक हम सॉफ्टवेयर लोकली इंस्टॉल कर लें जिसमें हम किसी भी साइज का कोड एग्जीक्यूट कर पाए। आप लोग भी ऑब्वियसली जब ये कोड लिखोगे तो आपके पास भी शायद ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आज चूंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं। ये प्रोग्राम बेशक मैं ग्रुप के अंदर ड्रॉप कर दूंगा आप लोगों के लिए, बाकी फिर हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम के अंदर जिसके अंदर हम इस प्रोग्राम को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक हो गया? ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।